टीटो मजरा गांव में मौजूद हूँ। यहाँ जो चुनाव था उस चुनाव में कांग्रेस को लग रही थी कि हरियाणा से भारी जीत मिलेगी और खासकर कालका से तो लग रहा था कि यहाँ से प्रदीप चौधरी भारी मतों से जीतेंगे, फिर भी वे हार गए। हरियाणा में भी पूरी कांग्रेस हार गई और कालका में भी हार गई सीट से। आखिर इसका कारण क्या बना? क्योंकि ऐसा लग रहा था कि इस बार कांग्रेस सरकार बनाएगी, लेकिन नहीं बना पाई और अब बीजेपी की पुनः तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। इसका कारण क्या है? आइए हम टीटो माजरा के एक नरेश कुमार जी जो पूर्व फौजी थे, आइए उनसे हम जानते हैं कि क्यों कांग्रेस हार गई। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं दृष्टि चैनल की तरफ से विजय सिंह और उनकी टीम का हमारे इस गांव टीटो माजरा में पधारने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और जिस विषय के ऊपर इन्होंने हमसे सवाल किया है, उस विषय का एक बड़ा सरल सा जवाब है। कहता, मैन इज़ द आर्किटेक्चर ऑफ हिज ओन लाइफ। मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है। अगर कांग्रेस जीतते जीतते हारी है, इस चीज़ की पड़ताल करनी चाहिए कांग्रेस को कि क्यों हारी है और बीजेपी क्यों जीतती है। जबकि सारे ओपिनियन जितने पोल थे वो सारे ही कांग्रेस के हक में थे और जनमानस की जो आवाज़ थी वो भी कांग्रेस के हक में थी। उसके बावजूद भी कांग्रेस हार गई, कालका से भी हारी और हरियाणा से भी हार गई और बीजेपी स्पष्ट बहुमत लेकर के 48 सीटें लेकर के हरियाणा की हैट्रिक रिपीट कर रही है। और इसके लिए मैं बीजेपी को भी धन्यवाद देता हूं, क्योंकि राजनीतिक लड़ाई राजनीतिक तरीके से लड़नी चाहिए, ना कि वो धर्म जात आधारित राजनीति लड़नी चाहिए। और लगता है कांग्रेस में भी जो धर्म और जात आधारित ही राजनीति खेली गई है, जिसके कारण हो सकता है कि कांग्रेस को अपनी ही कारणों के उससे हार का मुंह देखना पड़ा हो। इसके विषय में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि कांग्रेस की जो आपसी धड़ाबंदी थी वो बड़ी शुरू से ही नज़र में आ गई थी कि शैलजा गुट और हुड्डा गुट अलग अलग हो गए थे और इसमें सुरजेवाला साहब जो हैं हमारे, उनका गुट भी एक अलग था। तो इस गुटबाजी का बीजेपी ने पूरा फ़ायदा लिया और बेसिकली जो एससी कम्युनिटी वोट है हरियाणा में वो छितर गई और उस छितरने का पूरा फ़ायदा बीजेपी को मिला। और इसमें भी 12 से 15 सीट्स ऐसी थी जो कि महज 1000 से 2000 मार्जिन में बीजेपी ने जीती हैं और वही वो सीटें थी जो कांग्रेस को जीत दिलाती थी, वही वो सीटें थी जिसने बीजेपी को जीत दिला दी। इसलिए कांग्रेस को अंतःमन से अपने अंदर पड़चोल जांच पड़ताल करनी चाहिए कि इस हार के क्या कारण थे, क्योंकि हार का कारण भी मनुष्य खुद होता है, अपनी जीत का कारण भी खुद ही होता है। दूसरों को दोष देना मैं नहीं समझता कि अच्छी बात है। कभी ईवीएम को दोष देना या कभी और टेक्निकल चीज़ों को दोष देना, इस चीज़ के लिए या तो आपके पास तर्क वितर्क अच्छे हों। पानीपत का एक जो ज़रूर है जिसमें आया हुआ है कि एक बैटरी जो है वो 90% 99% पाई गई और वो 6 जो मशीनें थी पानीपत की, उसके बारे में ज़रूर हमने टीवी पर सुना है कि उन 6 में 99% जो वो मशीन जो चार्ज थी बैटरी, वो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आप एक पूरा दिन वो मशीन यूज़ हुई है लगभग 10-11 घंटे और उसके बाद भी 3 दिन पड़ी रही है। 99% बैटरी तो नहीं रह सकती। अगर वो रही है, इसकी ज़रूर जांच पड़ताल इलेक्शन कमिश्नर साहब को करनी चाहिए। बाकी जीत और हार का ज़्यादा सेहरा अपने अंदर ही जांचना चाहिए। मैं इसके लिए दृष्टि चैनल का धन्यवाद करता हूँ। सुरजेवाला हुड्डा, ये आप इनकी दोस्त ठहरा रहे हैं, क्या राहुल गांधी का इसमें दोस्त नहीं है? देखिए, सेंटर की लीडरशिप हमेशा वीक रही है कांग्रेस की, स्टेट की लीडरशिप अच्छी रही है। जिन जगहों पर स्टेट की लीडरशिप अच्छी है और तगड़ी है वहाँ कांग्रेस जीत जाती है। सेंटर की लीडरशिप से कोई भी मोदी के आगे प्रभाव नहीं डाल सकता, क्योंकि उतना तगड़ा वक्ता, उतना तेज तर्रार आदमी राजनीति में अभी कांग्रेस के पास नहीं। क्योंकि राहुल गांधी केवल जाति को बांटने में लगे थे। हाँ, आप जहाँ तक आपका ये सवाल है कि यहाँ पर वोट का सीटों का आधार भी जातिगत ही था।
ऐसी बात नहीं है कि इसके विपरीत बीजेपी को झटका नहीं लगा। 11 इनके जो मंत्री हैं उनमें से 9 हार गए और 2 जीते हैं। बीजेपी को भी बहुत झटका लगा है, पर बहरहाल फिर भी जो जातीय समीकरण थे इनके, जिस आधार पर इन्होंने लिया था, उस हिसाब से पोलिंग नहीं हो पाई और उस पोलिंग का फ़ायदा बीजेपी ले गई। वो चाहे आप राहुल की कमजोरी, सेंट्रल लीडरशिप की कमजोरी समझो या स्टेट की आपसी जो दोनों गुटों का अलगाववाद समझो। कहीं हिंदुत्व के कारण तो नहीं जीत पाई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इन चीज़ों को नहीं मैं मानता, क्योंकि हरियाणा में जाटवाद था और लोगों का ओपिनियन बिल्कुल धर्म के खिलाफ था, वो ऐसी चीज़ों को नहीं मानते थे। पर बेसिकली जो एससी कम्युनिटी की 22-23% वोट है हरियाणा में, वो वोट छितर गई है। वो वोट कुछ बीएसपी की तरफ भी गई है, कुछ इसको ले गई, ज़्यादातर जो है बीजेपी ले गई है। फिर जो जजपा थी मेन, उनकी सारी सीटें हार गई हैं और जो जजपा बेस थी उनकी वोट सीटें भी, जो वोटें हैं जाटवाद की, वो भी तो बीजेपी की तरफ या कहीं गई हैं। तो समीकरण काफ़ी मिश्रण है इसमें। बेसिकली जो ज़्यादा है वो हुड्डा और शैलजा, जो 2 ग्रुप कांग्रेस के बने, क्योंकि ये जग जाहिर हो गया था और अपोजिशन तक भी ये बात पहुंच गई थी। 8 दिन तक तो कुमारी शैलजा जी इलेक्शन कन्वेंसिंग में ही नहीं आई, प्रचार में ही नहीं आई वो, कि उसके बाद वो शुरू हुई, फिर ज़बरदस्ती स्टेज पर हाथ मिला दिया। लेकिन इतने में पब्लिक बहुत कुछ भांप जाती है। राहुल गांधी का जिलेबी वाला मामला है ना, देखिए, एक मुद्दा रखा कि रोज़गार नहीं दिया, तो कांग्रेस के टाइम में रोज़गार खर्ची पर्ची पर कट गया, क्योंकि उन्होंने, बीजेपी ने उसको काट दिया कि हुड्डा जी ने रोज़गार दिए लेकिन खर्ची और पर्ची चलती थी। तो काफ़ी सारे जितने इन्होंने मुद्दे उठाए, किसान का मुद्दा उठाया बीजेपी ने, उसी टाइम जो है इसके जो सीएम साहब जो थे उन्होंने जो है 24 फसलों पर एमएसपी की हरियाणा को अपनी गारंटी दे दी। तो कहने का मतलब, जो इन्होंने मुद्दे उठाए उसकी काट तो वो साथ ही लेकर के चल रहे हैं। महिलाओं को भी 2100 रुपये देने का, महिलाओं को देने की बात तो बीजेपी ने भी की, कांग्रेस ने भी की। महिलाएं आज भी कहाँ सेफ हैं यहाँ? अगर आप बात करते हैं, हम महिलाओं तक की अगर बात करें ना, तो वो बीजेपी के शासनकाल में सेफ रही, ना कांग्रेस के शासनकाल में सेफ रही। आखिर बहरहाल लंबा टाइम तो कांग्रेस ने ही यहाँ शासन किया है। लेकिन अगर कांग्रेस खराब थी तो उसको उसकी सज़ा मिल गई, क्योंकि उसको बाहर जाना पड़ा। और अगर बीजेपी खराब करेगी एक न एक दिन, इसको भी बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि 5 साल के बाद तो फिर यही चाल आएगी। इलेक्शन करवाते करवाते तो मैंने पहले भी बताया था कि हमें 75 साल बीत गए हैं। वही हमें तो केले पत्थर जैसे होते हैं, सफ़ेद सफ़ेद से, कि अगला देखूं अगला देखूं अगला देखूं, वही नज़र आते हैं। आइए हम लोग अपने विधानसभा पाया जाए, यहाँ पर प्रदीप चौधरी क्यों हार गए? देखिए, हमारे प्रदीप चौधरी जी, वैसे ऐसी बात नहीं है, अच्छे आदमी हैं वो, और जहाँ तक उनकी जब बात होती है तो वो काम करने के लिए भी जाते हैं। लेकिन उनकी हार का कारण भी वो खुद ज़्यादा है। ये हम मानते हैं कि जो आज़ाद उम्मीदवार इन्होंने सुक्खो माजरी से गोपाल को खड़ा किया था, वो प्रदीप चौधरी को हराने के लिए किया था, क्योंकि वो सेम कास्ट के थे दोनों। उसने 32,000 वोट काटी, तो कम से कम 20,000 चौधरी की काट दी, इसकी काट दी कांग्रेस की, और 12,000 बीजेपी की भी काट दी। लेकिन इस चीज़ में बीजेपी को फ़ायदा मिला और बीजेपी सीट निकाल गई। राजनीति की यही तो टैक्टिस है कि किस ढंग से किस आदमी को जिताना है और किसको हरा देना है, और कैसे करते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं था कि यहाँ पर कुछ काम नहीं हुआ था इसलिए कारण नहीं, काम भी नहीं हुआ था। 5 साल में चौधरी साहब की अपनी ये कमी थी, वो पंचकूला से बाहर लोगों के बीच नहीं घूमे, और लोगों की यहाँ गांव में हम घूमे थे, चारों जगह विरोध हो रहा था, काम नहीं किया। हाँ, काम, ये बात बोल देना। देखिए, हम मानते हैं कि आपकी सरकार नहीं है या सरकार नहीं सुनती, लेकिन आप विरोधी दल को लेकर के धरने जुलूस तो निकाल सकते हैं। अखबारों की सुर्खियों में तो एमएलए हैं, एमएलए की अपनी एक ज्यूरिडिक्शन पावर होती है। अगर एमएलए कहीं पब्लिक के साथ धरना दे तो उसकी तो अपना फंड भी तो है। वही एमएलए फंड भी हैं, है भी है, लेकिन उन्होंने उतनी दिलचस्पी नहीं दिखाई जितनी उनको दिखानी चाहिए थी। इसकी हार का एक कारण ये भी है। दूसरा, सुक्खो माजरी का, गोपाल का खड़ा होना भी कारण है, आज़ाद उम्मीदवार का खड़ा होना भी है, क्योंकि वो जिसने खड़ा किया था, शक्ति रानी ने, उसका मेन ध्येय बीजेपी को जिताना ही था। लेकिन इससे भी ज़्यादा मैं कभी कहता, औरन को ना दोष गोसाई, दूसरों को दोष नहीं देना चाहिए। पहले अपनी कमियां दोष हम तब दूसरों को देते हैं जब हमारे में अपनी कमियां होती हैं। अगर आप अपनी दहलीज में, अपने कोर्ट में बॉल को नहीं रखते हो, तो फिर आप जो है जीत के करीब हो।
अगर आपने बॉलें ही अपने कोर्ट में रख ली हैं, दोषारोपण ही इतना होना शुरू हो गया है, तो फिर जो है उसकी हार का कारण हो जाते हैं। ईवीएम पर अपना पिटारा फोड़ते हैं लोग। देखिए, ईवीएम के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि ये एक टेक्निकल मशीन है, नंबर एक। नंबर दो, मैंने इलेक्शन भी करवाए हैं, मैंने देखा भी है कि ईवीएम के अंदर जो इलेक्शन के ऊपर टीम गई होती है, वो टीम कभी भी उस ईवीएम के पास किसी को नहीं भटकने नहीं देती। देती। कारण कि उनकी अपनी नौकरी दांव पर होती है, तो दूसरा कैसे उसको हाथ लगा देगा। और ईवीएम हमने 50 बार चलाई है, ईवीएम में ऐसा कोई खोट नहीं है कि किसी की वोट जाए और किसी को डल जाए। हाँ, जो सुप्रीम कोर्ट और के जो निर्देश थे कि वीवीपैट की पर्ची का मिलान, वो तो अभी भी पर्चियाँ पड़ी हैं। सरकार चाहे जब मर्जी मिलान करवा ले वीवीपैट का, या अपोजिशन चाहे वीवीपैट की पर्चियों से मिलान करवा ले, पर्ची भी जो वीवीपैट की वो एज ए बेल्ट पेपर ही है। क्योंकि नहीं, जिसको जहाँ जहाँ कांग्रेस जीत जाती है वहाँ ईवीएम का नहीं फोड़ा जाता है टिकारा, और जहाँ हार जाते हैं वहाँ ये ईवीएम तो की ऐसा होती है होता ना। है कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, तो हमेशा ही रहता है कि जब मैं हार जाता हूं तो मैं हार का ठीकरा किसी के सिर तो फोड़ूंगा ही। ये क्यों नहीं सोचते कि हार का कारण भी मैं खुद हूं और जीत का कारण भी मैं खुद हूं। कहता है मुल्ला अगर तेरी इबादत में दम तो मस्जिद को हिला के देख। जिसकी इबादत में दम होगा वो मस्जिद को हिला देगा, ठीक है। जिसकी इबादत में दम नहीं है वो नहीं हिला पाएगा। कहने का मतलब कि दूसरों को कहने की बजाय पहले अपने अंदर झांको। हमने तो इसी प्रकार किया है कि मुझे अगर कोई मेरा दोष निकालता था, मैं उससे चिढ़ता नहीं था, मैं उससे खुश होता था। क्योंकि संत कबीर ने कहा है, कहता निंदक नीरे राखिए और आंगन कुटी छवाए, ज्यों रहीम नट कुंडली और सिमट कूद कड़ी जाए। निंदा और कमजोरी बताने वाले को आदमी को हमेशा अपने पास में रखना चाहिए, वो आपको सोना बना देगा। लेकिन हमारे लीडर्स में ये कमी है, ये लोग अपनी कमी सुनना नहीं चाहते कि हम तो बहुत अच्छे हैं, हम तो बहुत करता है। ऐसा नहीं है, आप करता होंगे लेकिन आप पब्लिक को सुनिए, पब्लिक में जाइए, पब्लिक ओपिनियन को साथ रखिए, फिर हार का कारण नहीं होता। यही धन्यवाद। यही कारण हो यही कारण है।